जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना की जैगवार फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए अब एक और कंट्री के जैगवार फाइटर्स लेंगे भारत। FARA फाइलिंग में हुआ खुलासा कि पाकिस्तान ने 60 से अधिक मीटिंग कंडक्ट करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से भारत पर दबाव बनवाने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भिखारी एक्सपो। अम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार किया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला व्यक्ति। और वेनेजुला के बाद अब US प्रेसिडेंट की नज़र ग्रीनलैंड पर। अम्बाला पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इस व्यक्ति की पहचान सुनील उर्फ सन्नी के तौर पर हुई है, जो कि अम्बाला का ही रहने वाला है। और इस पर आरोप यह है कि एयरफोर्स स्टेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी एजेंट्स को प्रोवाइड कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेरोगेशन में पुलिस ने इसके मोबाइल फ़ोन को सीज किया है और उससे कुछ स्पीशियस एक्टिविटीज़ का खुलासा हुआ है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी है वो एयरफोर्स स्टेशन में 2020 से ही कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कार्य कर रहा था और वो यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य हैंडल करता था। और ये एक तरह से हनी ट्रैप वाला मामला दिख रहा है, क्योंकि जो सुनील है वो एक महिला के कांटेक्ट में आया था और उसने ही ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उसे कहा था। बाकी जो पुलिस है वो इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो एविडेंस है उनका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की फोर्सेज भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर हैं और BSF ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि जो भारत का सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, तो उस एरिया के 75% हिस्से को नए डिज़ाइन की फेंसिंग सिस्टम से कवर किया गया है। और जो नए डिज़ाइन की फेंसिंग है ये लगभग 12 फीट की है, जिसे पावरफुल कैमरास के साथ यहाँ पे लगाया गया है। और इस फेंसिंग की खास बात यह है कि इसको कट करने के लिए कई मिनट लगेंगे और इसको क्लाइंब करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपनी जैगवार फाइटर्स की फ्लीट की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अब इक्वाडोरियन एयरफोर्स के भी बचे हुए जैगवार फाइटर्स के स्टॉक को एक्वायर करने के लिए डिस्कशन शुरू की है, ताकि भारतीय वायुसेना की जैगवार फाइटर्स की फ्लीट को 2035 तक कॉम्बैट रेडी बनाए रखने के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स मिल सकें। और जबकि इसी तरह की एक डील ओमान के साथ भी होने की पहले रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसे बताया गया था कि भारत ओमान के भी कुछ पुराने जैगवार फाइटर्स को ले रहा है ताकि उनको अपने स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल कर सके। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में जो भारतीय वायुसेना है वो इन सैपेकेट जैगवार फाइटर्स के एकमात्र ऑपरेटर है। और जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है तो उनके मुताबिक अभी भी कम से कम 10 वर्षों के लिए जैगवार फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बने रहेंगे। बाकी अगर आपको इन फाइटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तो इनके इनविटेशन पर बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान एक हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हैं। और 1971 के बाद से ये बांग्लादेशी सर्विस चीफ की पहली पाकिस्तान की ऑफिशियल विजिट है। और पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम किया गया कि इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए जंग फाइटर 17 यानी कि JF-17 की सेल को लेकर भी कुछ संभावनाओं को एक्सप्लोर किया गया है। बाकी इस तरह की विजिट को आप शॉर्ट में भिखारी एक्सपो भी कह सकते हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का भिखारी एक्सपो चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पिछले साल मई के महीने में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसी बीच पाकिस्तान ने भी अमेरिका में एक प्रमुख डिप्लोमेटिक पुश को लॉन्च किया था। और भारत के उस ऑपरेशन सिंदूर के बीच में पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और जो पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, तो उन्होंने अमेरिका के अलग अलग सीनियर ऑफिशियल्स के साथ करीब 50 से अधिक मीटिंग्स के लिए कहा था, जिसमें वो चाहते थे कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आए, भारत पर दबाव बनाए इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए। और उनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करे, सीज फायर करवाए ताकि भारत अपने एक्शन रोके। और अमेरिकन लॉ के अंडर जो नई फाइलिंग्स आई हैं तो उसके माध्यम से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का जो एफर्ट है वो इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और उनके ऑफिशियल्स ने US लॉ मेकर्स, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स और वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट हैं तो उनके साथ 60 से अधिक मीटिंग्स कंडक्ट करी थी, जिसमें बस वो एक ही चीज़ चाहते थे कि अमेरिका भारत के ऑफेंसिव के खिलाफ एक्शन ले। और ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका में अपने इन्फ्लुएंस को बिल्ड करने के लिए हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान ने US की जो लॉबिंग फर्म्स हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं। यानी कि FARA फाइलिंग से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा था बार बार कि सीज फायर के लिए भारत आगे आया था, तो वो दावा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। बल्कि खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स अमेरिका में लगे पड़े थे अमेरिका से दबाव बनवाने के लिए कि भारत अपने मिलिट्री एक्शन रोके। और पाकिस्तान ऐसा क्यों चाह रहा होगा आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि भारत अपने ऑफेंसिव एक्शन से पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि वो सच में ही एक था पाकिस्तान होने वाला था।
और पाकिस्तान का एफर्ट कितना ज़्यादा होगा इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 60 से अधिक मीटिंग्स कंडक्ट करी हैं अमेरिका के अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ। और अमेरिका के इस फेवर के बदले पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें गिरवी रखी हैं वो तो आसिम पनीरी अच्छी तरह से जानता होगा। और अमेरिका की जो लॉबिंग फर्म्स हैं, भारत ने भी अन्य सभी फॉरेन कंट्रीज़ की तरह ही अमेरिका में फर्म्स को हायर किया है। और उसमें भारत ने कितना स्पेंड किया है तो उसके हाल ही में FARA फाइलिंग के दौरान उसका खुलासा हुआ था। बाकी इन फाइलिंग्स को जो अभी हाल ही में सामने रखा गया था तो उससे एक चीज़ और एक्सपोज हुई है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो झूठ, जिसमें बार बार वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के सीज़ फायर में मध्यस्थता करी थी जिस वजह से सीज़ फायर हुआ। जबकि एक्चुअल में जो इन डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए तो उनमें US प्रेसिडेंट की इस तरह की मध्यस्थता वाले किसी भी बात को मेंशन तक नहीं किया गया है। और बाकी जिस FARA फाइलिंग के दौरान ये सारे खुलासे हुए हैं तो उसके बारे में आपको बताए थे। FARA का मतलब है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि एक US लॉ है। और FARA फाइलिंग का मतलब होता है एक पब्लिक रिपोर्ट जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में सबमिट करते हैं अगर उन्होंने अमेरिका में अपनी लॉबिंग यानी कि अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ पे बनाने के लिए वहाँ की किसी कंपनी को हायर किया है, या अगर वे वहाँ पर कोई PR कैंपेन रन कर रहे हैं, किसी US ऑफिशियल लॉ मेकर से मीटिंग कर रहे हैं और US पॉलिसी या पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं तो। और इसलिए इस रिपोर्ट को अमेरिका में सबमिट करना कंपलसरी होता है। यानी कि इस फाइलिंग के माध्यम से US गवर्नमेंट को पता लगता है कि उनके वहाँ जो कंपनीज है वो किस विदेशी कंट्री के बिहाफ में काम कर रही है और उनके इन्फ्लुएंस को फैलाने के लिए US ऑफिशियल से मीटिंग कर रही है। और NDTV की रिपोर्ट में सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि US में इस तरह की लॉबिंग लीगल है और वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो कि अधिकतर देशों की सरकारें फॉलो करती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह के लॉबिंग वाले एक्ट को अमेरिका ने बनाया ही क्यों, तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि अमेरिका ने इसको इसलिए बनाया था ताकि उनको भी पता लगे कि उनके वहाँ जो कंपनीज है वो किस फॉरेन गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में काम कर रही हैं और वो ओपनली इन एक्टिविटीज़ को डिक्लेयर करें ताकि ये लॉबिंग वाले जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे। वेनेजुएला पर US के एक तरफा मिलिट्री एक्शन के बाद हाल ही में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को लेकर भी एक ऐसा ही रिमार्क देखने को मिला था जिस पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेना चाहता है और ऐसे भी संकेत दिए थे कि वो संभावित रूप से फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इसी रिमार्क पर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर वार्न किया है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने का प्रयास करेगा तो अमेरिका का ये जो एक्शन है ये नेटो को समाप्त कर सकता है। जो ग्रीनलैंड है वो एक बड़ा आर्कटिक आइलैंड है जो कि डेनमार्क को बिलोंग करता है और ये विशेष रूप से मिलिट्री डिफेंस और आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और ये नेटो की टेरिटरी भी है तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के रिमार्क पर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की वार्निंग आई है। और अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को टेक ओवर करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि किसी दूसरी नेटो कंट्री पर हमला करना, और ये नेटो के अंदर के ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इससे जो नेटो अलायंस है वो पूरी तरह से कोलैप्स भी हो सकता है। और जिस तरह से US ने वेनेजुएला पर एक तरफा एक्शन लिया था तो उसके बाद से ग्रीनलैंड को लेकर भी US के इंटेंशंस का डर है। और हाल ही में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, UK और डेनमार्क, तो इन देशों के लीडर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके क्लियरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क को बिलोंग करता है। बाकी वेनेजुएला पर जिस तरह से US का एक तरफा एक्शन हुआ है तो उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो हाल ही में अपलोड करी है जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जैसे कि क्या US का मिलिट्री एक्शन ये दिखाता है कि अमेरिका एक अलग तरह का ग्लोबल डिक्टेटर बनना चाह रहा है या फिर ये अमेरिका को किसी कमाल की रणनीतिकार की तरह दिखाता है, और US के इस एक्शन को लेकर वेनेजुएला के जो लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को भारतीय सेना से पिनाका रॉकेट्स के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और उसके बैटरी कमांड पोस्ट की अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग का कार्य मिला है, जिसमें वो भारतीय सेना की 510 एडवांस बेस वर्कशॉप को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि इस महीने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की ऑफिशियल विजिट पर आ सकते हैं और उनकी जो विजिट है 15 से 16 जनवरी के बीच हो सकती है। हालांकि जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं की गई हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही बलविंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2000 में 20 असम राइफल्स के हवलदार DK मैते, राइफलमैन हरीश चंद्र सिंह, राइफलमैन सूबे सिंह धमकर, राइफलमैन जगदेश राम, 1964 में 8 असम राइफल्स के लांस नायक ईमान सिंह गुरुंग, सन 2000 में 20 असम राइफल्स के राइफलमैन राधा श्याम यादव, राइफलमैन सुदर्शन राभा और राइफलमैन अनिल कुमार रे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जैगवार फाइटर कौन से वर्ष में भारतीय वायुसेना की सर्विस में कमीशन किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।